50 साल की उम्र के बाद पुरुषों में जिस तरह की चेंजेस होती हैं उसमें एक चेंज बिल्कुल अभिन्न है, जिसे प्रोस्टेट की चेंज कहते हैं। प्रोस्टेट की चेंज हर किसी में होने वाला है बिकॉज ये हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड है। और पुरुषों को ये ग्लैंड जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है और जो यूरिनरी पैसेज को एक तरह से कंट्रोल करता है। जब हार्मोन की चेंजेस होती हैं तो उन चेंजेस में एक चेंज ये होता है कि प्रोस्टेट उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। दूसरा होता है प्रोस्टेट की साइज वही रहे लेकिन अंदर से पेशाब के रास्ते को ब्लॉक करता जाता है। तो प्रोस्टेट उस तरह का हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड है जो पुरुषों का ग्लैंड है, और इसकी चेंज में एक इंपॉर्टेंट चेंज जिसके बारे में डिस्कस करना जरूरी होगा उसे हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। तो कैंसर प्रोस्टेट उस तरह की बीमारी है जो बिल्कुल किसी आवाज के साथ नहीं आती, जो कोई तरह की स्पेसिफिक सिम्टम्स लेके नहीं आती। जिस तरह के मरीज कोकिलाबेन हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में मंडे सुबह से संडे तक हम देखते हैं, उनमें मरीज अपने कंप्लेन्स लेके आते हैं जिसको हम प्रोस्टेटिज्म या प्रोस्टेट की कंप्लेन्स कहते हैं। इसमें कॉमन कंप्लेन्स उस तरह के होते हैं जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव वार्डिंग कहते हैं, जिससे पेशाब खुल के नहीं आता। खुल के नहीं आना पुरुषों में 45-50 ईयर्स के बाद, और धीरे धीरे ये बढ़ते जाना, और बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ना, और इसके कारण हम उसे एडजस्ट करते जाए, ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। मैंने कहा हर समय ग्रेसफुल एजिंग में बहुत सी चेंजेस इतनी स्लोली होती हैं कि एजिंग का पहचान ही नहीं होता। पुरुषों में वैसे ही लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म या सो कॉल्ड मेल मेनोपॉज या एंड्रोपॉज उस तरह की चेंज है जो उनको पता नहीं चलता। तो प्रोग्रेसिव चेंज जिससे आप ढलते जा रहे हैं, जिसमें हर साल आप कम जवान होते जा रहे हैं और हर साल बर्थडे में अपना केक काटते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उम्र बढ़ रही है और अंदर में चेंज हो रही है, जो चेंज आपके चेहरे पे नहीं दिखता, उस चेंज को आइडेंटिफाई करना उतना ही जरूरी होता है। तो ये जो अवेयरनेस की कोशिश होती है जिसमें हम प्रोस्टेट के बारे में सोसाइटी को अवगत कराएं, इसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि प्रोस्टेट जो मेल ग्लैंड है, जो जन्म से लेके तब तक है जब तक हमें इसे ऑपरेट नहीं करते, निकालते नहीं वगैरह, इसकी चेंजेस यूरिनरी पैसेज को चेंजेस लाती है। मैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में बात कर रहा था, जहां पे यूरिन का खुल के ना आना, रुक रुक के आना, यूरिन पास करने में समय लगना, यूरिन शुरू करने में समय लगना, और फाइनली एंड में जब यूरिन पास करके निकले तो शायद पूरा यूरिन खाली ना हो पाना। ये सब उस तरह के लक्षण होते हैं जो प्रोस्टेटिज्म की ऑब्स्ट्रक्टिव वार्डिंग कंप्लेंट्स के द्वारा देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये धीरे धीरे यूरिनरी पैसेज ब्लॉक होता जा रहा है, क्योंकि प्रोस्टेट अंदर से रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, ये चेंज कहीं अलग डायरेक्शन में ना चले जाए। क्या डायरेक्शन हो सकता है? क्योंकि यूरिनरी पैसेज ग्रेजुअली ब्लॉक हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर अब यूरिनरी पैसेज के थ्रू ब्लैडर खाली कैसे करे? तो यूरिनरी ब्लैडर एक तरह की बिहेवियर सीखती है जिसे हम कहते हैं स्टोरेज सिम्टम्स या इरिटेटिव वार्डिंग सिम्टम्स। यूरिनरी ब्लैडर इरिटेट हो रही है बिकॉज रास्ते में रुकावट हो रहा है, तो ब्लैडर यूं नॉक करती जा रही है और नॉकिंग की जो कैपेसिटी वो बढ़ती जा रही है बिकॉज ब्लैडर में एक तरह का वो एनर्जी रहता है या कॉन्ट्रैक्शन पावर रहता है जो जिससे वो यूरिन पुश कर लेती है। तो नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली विचलित ना हो बिकॉज ये इतनी कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसमें ब्लैडर रिलैक्स करते करते एक बार जब ब्लैडर बिल्कुल फुल हो जाती है तो सिग्नल्स भेजती है ब्रेन को कि अब यूरिन पास करने का समय हुआ। और तब जब आप टॉयलेट में गए और अनजिप करके तैयार हुए तो ब्लैडर ने कॉन्ट्रैक्शन करके यूरिन पास किया और रास्ता खुला और यूरिन निकल गया। ये रास्ता जो कंट्रोल हो रहा है जिसे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं, उसे प्रोस्टेट कंट्रोल कर रहा है, और ग्रेजुअली हार्मोन की शिकस्त में आते हुए वो चेंज होता जा रहा है। क्योंकि ये 50s-60s में ये बिल्कुल आदमी जागरूक होता है कि इस चेंजेस को इतनी सिग्निफिकेंट हो रही हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी सिम्टम या इरिटेटिव यूरिनरी सिम्टम्स। इरिटेटिव या सोरेज सिम्टम्स वो हुए जिसमें ब्लैडर बार बार कॉन्टैक्ट करके आपको जगाती है और उसमें यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कभी कभी अर्जेंसी इतनी होती है कि भागना पड़ता है सब कुछ छोड़ छाड़ के, और कभी कभी यूरिन लीक भी हो जाता है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो इस तरह की ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी जो सेकेंडरली चेंज हो रही है बिकॉज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा धीरे धीरे ब्लॉक हो रहा है, ये प्रोस्टेटिज्म के कॉमन सिम्टम्स है जो पुरुष आके कंप्लेन करते हैं, जिसके बारे में वो बोलते हैं और अपने यूरोलॉजिस्ट को, अपने शहरों में डॉक्टरों को बताते हैं, और इस तरह से वो प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें यूरोलॉजिस्ट आपको पहचानते हैं, आपकी कंडीशन को एसेस करते हुए, इवालुएट करते हुए थेरेपी, ट्रीटमेंट और क्यूर की तरफ बढ़ते हैं। हम प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहे हैं जहां पे यही प्रोस्टेट ग्लैंड उम्र के साथ चेंज होता होता वहां ना चला जाए जहां एक बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन चलेगी। मैंने कहा 70 से 80% लोगों की डायरेक्शन ये है जिसमें प्रोस्टेट बढ़ेगा या प्रोस्टेट अंदर से रास्ते को रुकावट करेगा, और उनकी नींद खुलती है जब रुकावट आती है या जब बिल्कुल फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है। लेकिन एक सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स वो हैं जिनकी चेंजेस इस तरह की होंगी
लेकिन जहां कुछ इवाल्युएशन में और एग्जामिनेशन में प्रोस्टेट कैंसर पकड़ने को आता, तो उस जमाने में जब प्रोस्टेट कैंसर बहुत देर से पकड़ में आता था, आज जिस तरह की अवेयरनेस है और जिस तरह की अवेयरनेस प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि आप तक, सोसाइटी तक पहुंच के आपको जगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि प्रोस्टेट की इवैल्यूएशन आपकी यूरोलॉजिस्ट के द्वारा 50 साल के बाद होते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 50 साल के बाद अगर आप पुरुष हैं तो एक यूरोलॉजिस्ट के साथ मित्रता अच्छी इसलिए होती है बिकॉज वो आपकी सिम्टम्स को निचोड़ करके पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद उसको इवैल्यूएट करके आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मरीज अभी माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर सिम्टम स्कोर पे है, ये पेशेंट अभी सेफ है या बॉर्डर के उस पार जा रहा जहां इनकी पीएसए की लेवल्स चेंज हो रही हैं। ये पीएसए या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक बड़ा ही सरोगेट मार्कर है, इस स्लिपरी स्लोप में बिल्कुल ना जाए। पीएसए एक प्रोस्टेट रिलेटेड मार्कर है, एक ऑर्गन स्पेसिफिक मार्कर है, मतलब ये प्रोस्टेट के थ्रू बनता है और बिकॉज ये हॉर्मोन्स की चेंजेस जो होती हैं उसके कारण जो प्रोस्टेट वहां सिक्रीट होता है वो ब्लड में इवालुएट या एग्जामिन हो सकता है। तो ब्लड में उसकी लेवल नॉर्मली 0 to 4 नैनोग्राम बताई जाती है जो नॉर्मल हेल्थ में मानी जाती है। इससे ज्यादा बढ़ना, 4 to 10 नैनोग्राम्स में जाना और उस तरह की चेंजेस को हमें आइडेंटिफाई करना जिसमें ये प्रोस्टेट की पीएसए की लेवल इतनी क्यों बढ़ रही है, उसमें दो ही इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। अगर किसी को यूरिनरी इंफेक्शन है, यूरिनरी रिटेंशन है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा, बहुत दर्द, पीड़ा, जलन, बुखार हो रही है और उस समय हमने गलती से पीएसए के टेस्ट की तो बहुत बार पीएसए बहुत ऊंचा आ सकता है। सो एक्यूट यूरिनरी सिम्टम्स, रिटेंशन, प्रोस्टेटाइटिस और इन्फेक्शन में पीएसए के लेवल बढ़ते हैं और अलार्मिंगली बढ़ते हैं और ये एक तरह के इन्फ्लेमेटरी मार्कर का उस समय एक साइन रहता है कि आपको इतनी सीवियर इन्फ्लेमेशन है प्रोस्टेटिज्म की एस्पेक्ट या बैकग्राउंड में कि आपकी पीएसए बढ़ी हुई है। उस समय किसी हद तक घबराने की जरूरत नहीं होती, उस समय हम पीएसए के लेवल्स को अनदेखा करके आपकी सिम्टोमेटिक या आपकी वो केयर लेते हैं जिसमें आपकी यूरिनरी सिम्टम्स कंट्रोल हो। और वो करते वक्त जब पीएसए एक सरोगेट मार्कर चेक की जाती है 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद, तो पता चला आपकी यूरिनरी सिम्टम्स यूं ही इंप्रूव हो रही हैं जो शायद रुकावट हो रही थी, जलन और इन्फ्लेमेशन की पिक्चर था और उस समय आपकी पीएसए नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाती है। लेकिन हम आज उसकी बात नहीं कर रहे, हम आज बात कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की। तो वापस गौर करते हैं, जैसे हर ऑर्गन में कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट भी एक ऐसा ऑर्गन है, ऑब्वियसली हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड है जिसमें कैंसर की चेंज हो सकती है। अब ये कैंसर की कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होती, तो ये सारे पेशेंट्स या तो इंसिडेंटली हेल्थ चेकअप पे पकड़ में आते हैं या उनके यूरोलॉजिस्ट ने उनको एग्जामिन किया, जैसा हम यहाँ मंडे सुबह से सैटरडे शाम तक मरीजों को इस क्लिनिक में एग्जामिन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं किसकी प्रोस्टेट की साइज कितनी बड़ी है, किसकी प्रोस्टेट की सॉफ्टनेस या उनकी होमोजीनिटी कितनी ज्यादा है, किसकी प्रोस्टेट एसिमेट्रिकल है, किसकी प्रोस्टेट नॉडुलर है। और इंडेक्स फिंगर से जब प्रोस्टेट की एग्जामिनेशन होती है मोशन पैसेज के थ्रू, बहुत हद तक आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम। इसे हम कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ये से सस्पिशन रेज करती है और ये सस्पिशन बहुत बार एक लर्नेड क्लिनिशियन, एक लर्नेड यूरोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम स्कोर होता है। मरीज कंप्लेन करे ना करे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। उस क्लिनिकल एग्जामिनेशन को बैकअप करने के लिए पीएसए का टेस्ट होना, कभी कभी हम एमआरआई का टेस्ट करें, जरूरत पड़े और हमें डाउट लगे तो हम प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हैं। इस तरह से एक गवेषणा होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एक प्रोस्टेटिज्म सिर्फ प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के कारण नहीं है, पर ये प्रोस्टेट कैंसर की शिकायत है। मतलब प्रोस्टेट एनलार्ज होते होते कैंसरस चेंज की तरफ जा सकता है, प्रोस्टेट एनलार्ज होते होते शांत भी रह सकता है और प्रोस्टेट छोटा सा होते हुए भी रास्ते को रुकावट कर सकता है। तो बड़ी एक अनूठा सा ऑर्गन है जो हार्मोन के द्वारा अपना चेंजेस लेते रहता है। इस चेंज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम हार्मोन मैनिपुलेशन के द्वारा और थेरेपी के द्वारा प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये अर्थ में कहा जाता है प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस एंड अर्ली मैनेजमेंट इज द की। यहाँ पे एक गुड न्यूज इशू में इंडिया टुडे में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस की थी कि प्रोस्टेट जो ऑर्गन चेंज हो रहा है 40s 50s में, वो 50s के बाद जिस तरह की तब्दीली होती है जिसमें यूरिनरी पैसेज के चेंजेस के साथ साथ पीएसए का बढ़ना, यूरिनरी सिम्टम्स में बहुत ज्यादा सक्सेसिव चेंजेस होना और जो आप अनदेखा करते करते पकड़ लेते हैं, उसमें अगर हमने आपको प्रोस्टेट कैंसर की अवेयरनेस दी, उसमें उन लोगों को समझाया कि आपकी प्रोस्टेट चेंज हो रही है और इस चेंज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो एक हेल्थ चेकअप में जिसमें आपने प्रोस्टेट की इवाल्युएशन की, जिसमें सोनोग्राफी होती है, यूरिनरी एग्जामिनेशन होती है, यूरोफ्लोमेट्री होती है जानने के लिए आपकी फ्लो कितनी खुल के आ रही है, और उसके बाद डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो हम लोगों ने किया हर पेशेंट को जो प्रोस्टेटिज्म की कंप्लेन करता है जिसमें यूरिन खुल के नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, खाली नहीं हो रहा है और उसके बाद प्रोस्टेट की साइज बढ़ी हुई है, इससे हम आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपकी चेंजेस क्या हो रही है।
और इन चेंजेस को आइडेंटिफाई करते करते जिनमें भी हम प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं, और कंफर्मेशन प्रोस्टेट बायोप्सी में होती है। तो प्रोस्टेट की जो बायोप्सी की जाती है वो भी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की तरह ही ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड के द्वारा प्रोस्टेट को मैप करते हुए उसके लोब से एक तरह की मैपिंग होती है, और उस मैपिंग को हम ट्रांस रेक्टल प्रोस्टेट बायोप्सी बोलते हैं, जो हम 12 कोर्स, 8 कोर्स, 15 कोर्स, जिस तरह की कोर्स लेते हैं, ताकि उन सस्पिशियस एरियाज को जो फिंगर एग्जामिनेशन में या जनरलाइज्ड इवालुएशन में जिसमें पीएसए बड़ा है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है, उसमें हम पीएसए के द्वारा, ट्रस बायोप्सी के द्वारा और प्रोस्टेट बायोप्सी के द्वारा इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक बार आपने प्रोस्टेट बायोप्सी के द्वारा प्रोस्टेट कैंसर को आइडेंटिफाई की, तो हमारा तजुर्बा है कि हम ऐसे लोगों को फिर स्टेज करना चाहते हैं कि उनकी बीमारी फैली हुई है या लोकलाइज्ड है। इच्छा होती है कि हर कोई टाइम पे आए, और इसलिए इस तरह के अवेयरनेस ड्राइव के डिस्कशन है कि हम टाइम पे किसी को पकड़ पाए जिसके अंदर ये चेंज हो रही है। और ये चेंज तभी हो पाएगा जब इस तरह की डिस्कशंस बिल्कुल आप तक पहुंच पाएगी, जहां जितने भी पुरुष हैं जो आज इसे देखते हैं, और वो अपने सारे मित्रों को बता पाए कि प्रोस्टेट की चेंजेस हर डायरेक्शन में हो सकती है। सिर्फ प्रोस्टेट का साइज बढ़े, प्रोस्टेट आपके रास्ते को रुकावट करे, क्या एक्यूट सीवियर इन्फेक्शन में प्रोस्टेटाइटिस होना, जिसमें जलन, पीड़ा, दर्द, खून, बुखार और पेशाब का बंद हो जाना, जो एक्यूट इन्फेक्शन में यंग पेशेंट में भी हो सकता है, और एक तरफ वो लोग जिन्हें प्रोस्टेट कैंसर का घर बन जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन उनकी टाइम पे होना और उनको फिर स्टेज करना पीएसए में पेट स्कैन के द्वारा हमें फिर वहां पहुंचाता है जहां हम नॉर्मली पहुंचना चाहते हैं। कहां? लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए। लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट अब बहुत रिवोल्यूशनाइज हो चुकी है, और हम जिस तरह से आज मिनिमली इन्वेजिव थेरेपी में रोबोटिकली प्रोस्टेट कैंसर को बिल्कुल वहां से क्लियर करके आते हैं, और प्रोस्टेट को निकालने के बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को एक एनास्टोमोसिस या रास्ते को जोड़ते हैं जिससे यूरिन खुल के आए। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करना होता है। आपकी डिजीज को टाइम पे डायग्नोज किया और प्रोस्टेट कैंसर को निकाल दिया, जिसे रोबोटिक असिस्टेड रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं, जो हफ्तों हफ्तों हम यहाँ करते रहते हैं। पेशेंट्स 6 रात यहाँ रहते हैं, घर जाते हैं, और उसके बाद कैथेटर निकलवा करके यूरिन की फ्लो अच्छे से करते हैं। इसमें हम यूरिनरी कंट्रोल और इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स को साथ साथ देखते हैं। बहुत से पेशेंट्स 50s में हैं और 60s में हैं जो अपनी यूरिनरी कंट्रोल के बारे में डिस्कस करते हैं, और हम उनकी कंट्रोल को लाने के लिए बहुत ही क्लोज वो मैच रखते हैं, जहां स्फिंक्टर के करीब तो जाते हैं लेकिन बिल्कुल प्रोस्टेट को खींच के लाते हैं, जिसमें हमने मार्जिन को नेगेटिव रखा है, अनलेस ये बिल्कुल कैंसर बाहर जा चुकी है और कन्फाइंस और कैप्सूल के बाहर जा चुकी है। जितना हद तक हो सके तो एक तरह की अप्रोच होती है जिसे नर्व स्पेयरिंग अप्रोच कहते हैं, जहां पे वहां पहुंचे जहां पे इनकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कोई वैसी चेंज ना आए जो उनको सर्जरी के पहले थी। तो इस तरह से सर्जरी के पहले जिस इरेक्टाइल स्टेट में थे उस स्टेट को रखने के लिए एक तरह की नर्व स्पेयरिंग अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है, जो सही सिलेक्टेड केसेस में हम अपनाते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस न होने देने के लिए जो तरीके होते हैं, उन तरीकों पे हम बहुत ही क्लोजली प्रिसीजन से इस प्रोस्टेट को वहां से निकाल के लाते हैं, और इसीलिए लेप्रोस्कोपी से आगे बढ़ते हुए रोबोटिक प्रोस्टेट कैंसर पे इसका ट्रीटमेंट आज उस लेवल पे जा चुका है जहां कहीं ना कहीं हम इस थेरेपी से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पिछले 6-7 साल से जिससे हम रोबोटिक प्रोस्टेट कैंसर पे आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एसआई और एक्सआई मशीन पे कोकिलाबेन हॉस्पिटल पे इस पे उस तरह की रिजल्ट ला पाए हैं जिसमें लोगों की लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर क्लियर हो चुकी है। उनकी इवैल्यूएशन और फॉलोअप पे पाया गया कि उनकी प्रोस्टेट कैंसर लौट के नहीं आई, उनकी इरेक्टाइल फंक्शंस प्रिजर्व्ड है, उनकी यूरिनरी कंट्रोल प्रिजर्व्ड है। आज आपको अवगत करना जरूरी होगा कि प्रोस्टेट कैंसर 50, 60, 70s में आज बिल्कुल क्योरेबल है, और क्योरेबल ही नहीं है, उनकी प्रोग्रेसिव क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इंप्रूव हो जाती है जहां यूरिनरी कंट्रोल और सेक्सुअल फंक्शन की कंट्रोल साथ साथ मेंटेन रहती है। फ्रेंड्स, प्रोस्टेट कैंसर एक हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर है। वो पेशेंट्स जो प्रोग्रेसिवली मेटास्टेटिक या स्प्रेड होके आते हैं, उनके लिए आज ट्रीटमेंट है और पहले भी ट्रीटमेंट था। उनको हम हार्मोन से मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और ये हार्मोनल मैनिपुलेशन एक तरफ तो ऑकेरेक्टोमी होती है, दूसरी तरफ हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, और कहीं ना कहीं एडवांस प्रोस्टेट कैंसर की भी ट्रीटमेंट आज के जमाने में इन हार्मोन मैनिपुलेशंस और कीमोथेरेपी से बहुत हद तक मैनेज किया जा सकती है। तो प्रोस्टेट कैंसर को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तरह की ग्रेडेशन दी गई है, जिसे हम ग्लीसन स्कोर के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, और इनके आइडेंटिफिकेशन के बाद हम एज यूरोलॉजिस्ट इस सब्जेक्ट को वहां तक ले जाते हैं जहां इनको आइडेंटिफाई करें, स्ट्राटिफाई करें, और नॉर्मली प्रोस्टेट बायोप्सी के 3 हफ्ते के बाद 4-5वें हफ्ते में इन लोग को ऑपरेट करते हैं। प्रोस्टेट बायोप्सी की इमीडिएटली बाद हम एक रेडिकल रोबोटिक प्रोस्टेक्टोमी नॉर्मली नहीं करते, बिकॉज आपकी जो ट्रस्ट गाइडेड प्रोस्टेट बायोप्सी हुई है
उस बायोप्सी में जिस तरह से रेक्टल टिश्यू के थ्रू हम प्रोस्टेट के ऊपर गए और जहां एक हल्की सी हेमाटोमा बनी है, उस एरिया की हीलिंग हो रही है, उस समय वो ट्रांसग्रेशन के समय हम कहीं ना कहीं रेक्टल इंजुरी नहीं चाहते। तो नॉर्मली प्रोस्टेट बायोप्सी के 3-4 हफ्ते के बाद ही ये सर्जरी की जाती है और पेशेंट्स की एक तरह की प्रिपरेशन होती है और वो लाइंड अप रहते हैं। आपको अवगत कराना जरूरी था कि प्रोस्टेट की चेंजेस 50 साल के बाद लोगों को होगा और इसमें से हम में से कोई नहीं बच सकता। लेकिन अपने आप को टाइम पे आइडेंटिफाई करना और इस तरह की अवेयरनेस जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिक्सॉ पजल को सॉल्व करना जरूरी है, जिसमें सोसाइटी तक अगर लोगों को जगा पाए कि प्रोस्टेट की चेंजेस आपके यूरोलॉजिस्ट आपसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, प्रोवाइड आपने कोई कंप्लेन उनको बताया। तो अगर कोई भी पुरुष जो 50 इयर्स के हैं और उनको यूरिनरी कंप्लेन्स है, जैसे पेशाब में जलन होता है, पेशाब खुल के नहीं आता है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, यूरिन पूरा खाली नहीं हो रहा है, जिनको प्रोस्टेटिज्म के साइंस कहते हैं, जिसमें एनलार्जमेंट या ऑब्स्ट्रक्शन की सबसे कॉमन फिनोमेना होती है, उसमें चेंजेस इन बार बार इन्फेक्शन होना और प्रोस्टेटाइटिस और प्रोस्टेट एब्सेस होने के चांसेस होते हैं। एक तरफ दूसरी तरफ लार्ज सबसेट ऑफ लोगों को प्रोस्टेटिज्म और प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के कारण बीपीएच जो चेंज होती है, जैसे हम टीओआरपी और होलिप के द्वारा इंटरनली प्रोस्टेट को क्लियर कर लेते हैं। आप टाइम पे आए तो हम लोगों ने इसकी नेचुरल हिस्ट्री को ऐसे डिविएट की जिस पर हम लोगों ने दवाइयों के द्वारा यूरिनरी फ्लो को इंप्रूव की। आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और प्रोस्टेट की साइज अगर बढ़ती जा रही है और ये 30 to 40 ग्राम्स के आसपास से लेकर के 70-120 ग्राम तक है, और अगर आपको सिम्टम स्कोर उस तरह का माइल्ड या मॉडरेट है जिसे हम दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन थेरेपी जिसमें यूरिनरी फ्लो इंप्रूव करते करते प्रोस्टेट को श्रिंक करने की कोशिश उन 5-ARI इनहिबिटर से करी जाती है। तो आज के यूरोलॉजिस्ट इतने कॉम्पिटेंट हैं बिकॉज उनके पास वो दवाइयां हैं, वो टेक्नोलॉजी है और उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और फिर उस तरह के सोसाइटी में पॉजिटिव लोग हैं जो अपने आप को टाइम पे आइडेंटिफाई होने देते हैं और टाइम पे ट्रीटमेंट कराते हैं। तो प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस की पॉजिटिविटी का पूरा समरी ये होता है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करें टाइम पे, उनको अवेयर करें कि इस तरह की चीजों को हम ट्रीट टाइम पे कर सकते हैं और बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। तो क्यों ना इसका फायदा उठाएं, और अगर शहर में जहां भी आप हैं और कई शहरों में जहां भी आप रहते हैं आपकी यूरोलॉजी कलीग्स आपको हेल्प करते हैं, आपका ये एक दृढ़ प्रतिज्ञा होता है कि अगर मेरी यूरिनरी कंप्लेंट्स हैं तो मैं बैठे न रहूं, मैं ऑफ द काउंटर दवाइयां ना खरीदूं, और मैं अपने आप को जागरूक करूं कि इस तरह के कंप्लेंट्स को मैं टाइम पे आइडेंटिफाई करने दूं अपने यूरोलॉजिस्ट को और आगे बढ़ने का कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, आज की ये जागरूकता जो प्रोस्टेट कैंसर और लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर की थेरेपी और ट्रीटमेंट है, जिसपे लोगों को ठीक करते हुए हम उनकी क्योर की तरफ बढ़ते हैं और उनकी फिर यूरिनरी कॉन्टिनेंस या कंट्रोल और इरेक्टाइल फंक्शन को मेंटेन करते हैं। ये भी बताना होगा कि बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो रोबोटिक प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट कराने के बाद आते हैं, और ऐसे लोग या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सेक्सुअल प्रॉब्लम लेके आते हैं या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को लेके आते हैं, और ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट भी आगे जा चुकी है। आज हम अलग तरह के मेल कॉन्टिनेंस थेरेपीज करते हैं जिसमें मेल कॉन्टिनेंस की इतनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। साथ ही उनकी इरेक्टाइल फंक्शन को भी मेंटेन करने की जरूरत है, बिकॉज बहुत से पेशेंट्स यंग होते हैं, उनकी ये पूरी इच्छा होती है कि इस ट्रीटमेंट के बाद उनका अगला स्टेप वो हो कि उनकी जिंदगी वापस पटरी पे आ जाए, उनकी कैपेबिलिटीज और उनके फंक्शंस बोथ इन द टॉयलेट एज वेल एज इन द बेड शुड बी एज मेंटेन एज इट इज। तो इस जागरूकता की इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि बहुत बार हम अपने आप को डॉक्टर के पास तभी ले जाते हैं जब कंप्लेन होता है। जिस दिन मरीज ने कंप्लेन किया उस दिन शायद देर हो गया, जिस दिन मेरे को चेस्ट पेन हुआ उस दिन शायद बहुत आगे बात जा चुकी है। तो आइडेंटिफाई करना कि ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हेल्थ चेकअप में लगे रहना, इसके बारे में अवेयर होना और पॉजिटिविटी के द्वारा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे जाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ कैंसर प्रोस्टेट, जिसमें किसी के फादर को या किसी के भाई को अगर कैंसर प्रोस्टेट है तो उनकी रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। आज अभी वो तरह के जीनोमिक ट्रायल्स नहीं आए जहां पे हम हर किसी को इन द सोसाइटी टेस्ट कर सके, वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एस्पेक्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस पे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को कभी ना कभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बिकॉज डिजीज प्रोग्रेशन और प्रोस्टेट कैंसर की म्यूटेशन इस तरह की चेंज है जिसको बहुत बार हम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं किया। तो फ्रेंड्स, पूरी अवेयरनेस आज एक यूरोलॉजिस्ट की प्लेटफॉर्म से इसलिए है बिकॉज आप जहां भी हैं, जिस शहर में भी हैं, आपकी यूरोलॉजिस्ट मित्र 50 साल के बाद यूरिनरी कंप्लेंट्स को अनदेखा होने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि आपकी यूरिनरी कंप्लेंट्स को टाइम पे आप आइडेंटिफाई करें और अक्रॉस द कंसल्ट टेबल एक इंटरव्यू, एक इंटरोगेशन के द्वारा अपने आप को आइडेंटिफाई होने दें, इवैल्यूएट होने दें और थेरेपी में जाए। थेरेपी ट्रीटमेंट से क्योर तक जा सकती है
उन लोगों की जिनकी प्रोस्टेट की अर्ली सिम्टम्स हैं, जिनकी सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट है, जिनको एक तरह की क्लोज वॉच और आइडेंटिफिकेशन और मेडिकल मैनेजमेंट में हम ट्रीट कर लेते हैं। दूसरी तरफ जिनकी प्रोस्टेट कैंसर की चेंज हो चुकी है और चेंज अगर लोकलाइज्ड है तो लोकलाइज ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आज ये इंपॉर्टेंट था कि हम आप सबको जगाएं और आगे बढ़ाएं, और कोशिश इस तरह से करें कि आप इस जिक्सॉ पजल में अपने आप को आइडेंटिफाई करने दें, और आप आज इस सब्जेक्ट के द्वारा एक एम्बेसडर होते हैं प्रोस्टेट की इश्यूज के बारे में। इसमें लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट आज मैं और हमारे मित्र प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट बिल्कुल आइडेंटिफाई करते हुए टाइमली तरह से ट्रीट करते हैं। मैं इस सब्जेक्ट में पिछले 6-7 साल से रोबोटिकली इन्वॉल्व हूं, और इस ट्रीटमेंट से लोगों को फायदा है, इस ट्रीटमेंट से लोगों की ट्रीटमेंट हो पाती है, तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।